नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ई अनंत। क्लास 10 की कंप्लीट सोशल साइंस की सीरीज में आज हम लोग पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जेंडर डिवीजन के बारे में और पहले बात करते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। दोस्तों, आपने आसपास आपने अक्सर ये देखा होगा या सुना ही होगा कि एक सिस्टम है हमारे इंडिया में भी, आप देख सकते हैं कि हम लोग की थिंकिंग कैसी हो गई कि हम सोचते हैं कि घर का पूरा जो काम है वो महिलाएं करेंगी और बाहर जाके नौकरी चाकरी करने का काम जो हमारे मैन हो गए उन लोगों का है। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमने क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया लेबर में। किसके बेसिस पर? जेंडर के बेसिस पर, है ना। अब ये जो डिवीजन किया गया है, ये जो यहाँ पे हम लोग बांट दिया गया है कि कौन को कौन सा काम करना है। महिलाओं को घर का काम करना है, बाहर नहीं जा सकती, जॉब नहीं कर सकती। और मेल की अगर हम लोग बात करें, मैन की हम लोग अगर बात करें तो वो बाहर जाएंगे, काम करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी। ये जन्म से हम लोगों ने ऐसा नहीं डिसाइड कर दिया कि अगर कोई फीमेल है तो उसको यही काम करना है। इट इज बिकॉज ऑफ द सोशल एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि हम सामाजिक जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है ना, वो ऐसे ही हो गई है कि महिला को अगर हम देखेंगे तो बस उसको तो घर संभालना है, बच्चों को संभालना है, एक अच्छी हाउसवाइफ बनना है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या है कि स्टीरियोटाइप है, हम लोगों ने ऐसा बना लिया है। ठीक है, लेकिन ये गलत है। तो ये तो था सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में हमको बताते हैं कि हर एक ऐसा मूवमेंट जिसमें हम लोग इक्वालिटी की बात करें, किसके बीच में? मैन और वुमेन के बीच में। तो ऐसा हर वो मूवमेंट जो इक्वालिटी की बात करे, इक्वालिटी को बनाए मैन और वुमेन के बीच में, वो एक फेमिनिस्ट मूवमेंट होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि अगर हम आज भी वुमेन और मैन को कंपेयर करें तो ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि मैन को जिन चीजों की छूट होती है, वुमेन्स को उन चीजों की छूट नहीं होती है। तो इन्हीं सबको सुधारने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। सेकंड पॉइंट में बताते हैं कि फेमिनिस्ट कौन होते हैं। तो दोस्तों, हर वो आदमी जो ऐसा मानता है कि वुमेन्स को भी क्या मिलना चाहिए, इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए जैसे कि मैन को मिलती है। ठीक है, मैन और वुमेन दोनों को ही इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए। हर वो एक ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? एक फेमिनिस्ट कहलाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ वुमेन की बात नहीं कर रहे हैं। फेमिनिस्ट का मतलब होता है मैन को भी और वुमेन को भी इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए, कोई भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसी सोच रखता है उसको हम लोग बोलते हैं फेमिनिस्ट। अब हम लोग देखेंगे कि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है। दोस्तों, पैट्रियार्कल सोसाइटी में हम लोग बात करते हैं ऐसी सोसाइटी की जो कि एसेंशियली हम देखें तो मेल डोमिनेटेड होती है। मतलब वहां पे जो ज्यादातर जो भी इंपॉर्टेंट काम होंगे ना, वो एक मेल करेगा। ठीक है, फीमेल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। सेकंड पॉइंट में बात करते हैं, द लाइन ऑफ डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू द फादर। इसको अगर हम हिंदी देखें तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कहते हैं कि पिता के माध्यम से वंश की रेखा का पता लगाया जाता है। ठीक है, हम लोग अपने पिता की बात करेंगे, अपने पिता के पिता की बात करेंगे, मतलब हमारे दादा की बात करेंगे, परदादा की बात करेंगे। लेकिन कहीं पे भी आपने कभी सुना कि हम अपनी फैमिली में फीमेल मेंबर्स के और उनके भी पूर्वजों की बात करते? नहीं करते। तो हर एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे पिता के माध्यम से वंश की रेखा का पता लगाया जाए, वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी कहलाती है। एंड थर्ड पॉइंट में हमको यहाँ पे बताते हैं कि मैन आर वैल्यूड मोर इन टर्म्स ऑफ वर्क। मतलब अगर आदमी कोई काम को करेगा तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर कोई फीमेल उस काम को करेगी, कोई महिला उस काम को करेगी तो उस काम की वैल्यू नहीं होगी, जो कि एक गलत बात है। लेकिन पेट्रियार्कल सोसाइटी में कोई भी काम अगर आदमी को आदमी करता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और फीमेल के काम को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट में हमको बताते हैं कि इन्हीं सब चीजों के कारण क्या होता है कि हम लोग मैन को ज्यादा पावर दे देते हैं वुमन से, और कहीं ना कहीं वुमन के साथ क्या हो जाता है? भेदभाव किया जाता है। तो अभी हमने जाना पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में, जो कि जनरली एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, और यहाँ पे आदमी के काम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगर बात करें इंडिया की, तो हमारा इंडिया, हमारी कंट्री इंडिया भी एक मेल डोमिनेटेड कंट्री है। यहाँ पे भी आपको पेट्रियार्कल सोसाइटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी क्या आएगा? वुमेन्स, जो वुमन है उसको बहुत सारे डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, भेदभाव किया जाता है यहाँ पे आज भी वुमन के साथ, कई जगह पे आप देख सकते हैं। और अब किन किन तरीकों में अगर हम देखें तो हमारी जो वुमन है उनको डिसएडवांटेजेस प्रोवाइड किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ऑपरेशन किया जा रहा है उनका। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिटरेसी रेट की। सो द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज ओनली 65.46% कंपेयर्ड विद द
मैन विच इज 82.14%। जो लिटरेसी रेट है मतलब कितनी पढ़ी लिखी हैं, तो पूरे भारत में सिर्फ 65.46% वुमेन पढ़ी लिखी हैं। लेकिन मेल की अगर बात करें तो 82.14% लिटरेसी रेट है। यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एक डिसएडवांटेज मिलता है। अगर हम हमारी कंट्री की बात करें तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज मिलता है वुमेन को, ठीक है, फीमेल्स को। जॉब्स की अगर बात करें तो यहाँ पे बताते हैं कि अगर हम लोग हाई पेड सर्विसेज की बात करें, हाई वैल्यू जॉब्स की बात करें, तो बहुत कम ही ऐसी लड़कियां होती हैं जो उस पोस्ट तक पहुंच पाती हैं, ठीक है। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत कम ही लड़कियां होती है जिनके घर वाले उनको हायर एजुकेशन के लिए इनकरेज करते हैं, नहीं तो जनरली क्या होता है, इनकरेज नहीं किया जाता है, ठीक है। वेजेस की अब बात करते हैं, जो डेली भत्ता होता है या जो कि इनकम, जो भी इनकम बनती है एक दिन की, तो वेजेस की अगर हम लोग बात करें तो डिस्पाइट द इक्वल वेजेस एक्ट, ठीक है, तो एक एक्ट भी पास किया गया था कि सबकी जो वेजेस होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, लेकिन फिर भी वुमेन इन ऑल एरियाज आर पेड लेसर देन मेन। फिर भी औरतें अगर कोई काम को करेंगी तो उनको आदमियों से कम ही कीमत, उनकी जो मेहनताना जो होगा उनका वो कम होगा, लेकिन आदमी अगर उसी काम को करे तो उसको मेहनताना ज्यादा दिया जाएगा, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो सिनेमा हो, एग्रीकल्चर हो, कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो, है ना। तो यहाँ पे हमको बताया इस पॉइंट में वेजेस के बारे में। फिर हम लोग बात करते हैं सेक्स रेशियो की। सो मोस्ट पेरेंट प्रिफर बॉय चिल्ड्रन टू गर्ल चिल्ड्रन। हम सभी जानते हैं कि आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनको एक लड़का, उनके घर में अगर एक लड़के का बर्थ होता है तो वो खुश हो जाते हैं, लेकिन एक लड़की का बर्थ होता है तो वो नाराज हो जाते हैं। एंड इसी कारण कई बार आपको फीमेल का इन्फेंटिसाइड देखने को मिलता है, फेटिसाइड देखने को मिलता है, ठीक है। जन्म से पहले ही लड़कियों को मार दिया जाता है, और जन्म, कई बार जन्म के बाद भी उनके साथ गलत किया जाता है, उनको मार दिया जाता है। कुछ गांव की बात करें, कई बार वहां पे ऐसी घटनाएं सुनने को मिली हैं। एंड दिस हैज रिजल्टेड इन अनफेवरेबल सेक्स रेशियो। मतलब क्या है कि जितने लड़के हैं उतनी लड़कियां ही नहीं है भारत में, तो इससे क्या हुआ, सेक्स रेशियो बिल्कुल बिगड़ चुका है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी बुराई है, वो है सोशल लेवल। तो अब हम अगर देखें सोशल लेवल को, तो हमारी सोसाइटी में अगर हम अर्बन एरियाज की भी बात करें तो यहाँ पे हम अक्सर हमने सुना होगा कि ये सेफ नहीं है वुमेन के लिए। आपको आपकी सोसाइटी में डाउरी हेरेसमेंट के केस देखने को मिलेंगे, फिजिकल अब्यूज के केसेस देखने को मिल जाएंगे, सेक्सुअल हेरेसमेंट के केसेस आपको रूटीन बिल्कुल देखने को सुनने को मिल जाएंगे। तो ये भी बताता है कि किस तरीके से सोशल लेवल हमारी सोसाइटी में फैला हुआ है, जो कि हमारी वुमेन की जो कंडीशन है वो उसको बिल्कुल खराब करता जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की। क्या है वुमेन का पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है हमारे भारत देश की पॉलिटिक्स में। तो दोस्तों पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो वो इंडिया में वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। अगर हम लोग बात करें विधानसभा की, अलग अलग राज्यों की, अलग अलग स्टेट की जो विधानसभा होती है, अगर हम उसकी बात करें तो सभी सीट में से सिर्फ 5% सीट पर आपको वुमन देखने को मिलेगी, महिलाएं देखने को मिलेंगी। और लोकसभा की अगर बात करें तो सिर्फ 12% सीट तक ही आपको वुमेन देखने को मिलेगी, महिलाएं देखने को मिलेंगी, और 12% से आज तक ये क्रॉस भी नहीं हो पाया है, ठीक है। तो अब ये क्यों हम देख रहे हैं कि जो वुमन का जो रिप्रेजेंटेशन है क्यों जरूरी है, तो उसके बारे में यहाँ सेकंड पॉइंट में बताते हैं दैट द वन वे टू इंश्योर दैट वुमन रिलेटेड प्रॉब्लम्स गेट एडिक्वेट अटेंशन इज टू हैव मोर वुमन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हम जिन लोगों को चुनकर बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंचाते हैं, है ना, एज अ एमएलए, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि लोकसभा में, राज्यसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारी विधानसभाओं में जाके हमको रिप्रेजेंट करते हैं, हम चाहते हैं कि वहां पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो, ताकि हमारी सोसाइटी में वुमेन की जो कंडीशन बेकार है, उनकी जो नीड्स है उनको पूरा करने के लिए वो वहां पे जाके आवाज उठाएं। गवर्नमेंट का ध्यान क्या करें, फोकस करें पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स जो कि रिलेटेड है वुमेन के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल फील्ड में भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। And to achieve this, it is legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies। और इसको पाने के लिए हमको क्या करना होगा, जितनी भी इलेक्टेड बॉडीज होती हैं, मतलब जहाँ पे ऐसी बॉडीज जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चुनाव करते हैं अपने, तो हम वोट वगैरह देते हैं और फिर वहां पे एक व्यक्ति को चुन के भेजा जाता है। अक्सर इन बॉडीज में हमको क्या चाहिए, हमको फेयर प्रोपोर्शन चाहिए, जो अनुपात है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब बराबर नहीं बोले लेकिन फिर भी फेयर होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल में यहाँ नीचे बताते हैं कि अगर हम लोग बात करें पंचायती राज की, तो पंचायती राज इन इंडिया हैज रिजर्व्ड
इसने रिजर्व करके रखा है 1/3 सीट को लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में, है ना, वुमेन के लिए। मतलब सभी सीटों में से जो 1/3 सीट होंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का अधिकार होगा। उसी प्रकार से मार्च 2010 में क्या हुआ, एक वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास होता है ना, राज्यसभा में, जिसने ये इंश्योर कर दिया कि 33% रिजर्व सीट मिलनी चाहिए पार्लियामेंट में वुमेन को, और साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज में भी। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स के बारे में। तो रिलीजन के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि हमारी कंट्री इंडिया में आपको तरह तरह के रिलीजन्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग धर्म आपको देखने को मिलते हैं। तो अब हम लोग सीधे देखते हैं कम्युनलिज्म के बारे में कि ये कम्युनलिज्म होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से समझते हैं। 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट में जैसा कि हमको यहाँ पे बताया गया है दैट कम्युनलिज्म एक ऐसी फिलोसॉफी है जिसमें क्या होगा, हमारी सोसाइटी ना अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज में डिवाइड होगी। इसमें आपको अलग अलग रिलीजन की कम्युनिटी अलग अलग देखने को मिलेगी और बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होगी और एक दूसरे को अपोज करेगी, मतलब अपने आप को सुपीरियर बताएगी और दूसरी जो कम्युनिटी है, दूसरी जो रिलीजन के लोग हैं उनको इंफीरियर बताने लगेगी। सेकंड पॉइंट में वही चीज बोली गई है, इन दिस काइंड ऑफ सोसाइटी ईच कम्युनिटी थिंक इटसेल्फ एज सुपीरियर टू अदर्स। अपने आप को बहुत सुपीरियर मानेंगे और दूसरे लोगों को बड़ा तुच्छ मानेंगे। तो इस तरीके की जो चीजें होती है इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनलिज्म। अब कम्युनलिज्म जब पॉलिटिक्स में एंटर कर जाती है तब बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है और फिर एक टर्म का ओरिजिन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। तो देखते हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर बता दी गई है दैट द यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कॉल्ड कम्युनल पॉलिटिक्स। अगर आप राजनीति में रिलीजन का यूज करने लगे, रिलीजन का सपोर्ट लेने लगे, तो ऐसी राजनीति को हम लोग बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। ठीक है, 3 पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमको बताता है कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में दैट when belief of one religion are presented as superior to those of other religion। जब एक रिलीजन की जो मान्यताएं हैं उसको हम लोग सुपीरियर मानने लगेंगे किसके किसके कंपैरिजन में, दूसरे रिलीजन्स के कंपेयर में। ठीक है, एक रिलीजन की जो बातें उसको हम लोग मानेंगे, दूसरे रिलीजन की बातों को हम लोग तुच्छ समझेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कहते हैं व्हेन द डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इन अपोजिशन टू अनदर। मतलब एक रिलीजन की कुछ डिमांड होगी ना, तो जो दूसरे रिलीजन के लोग होंगे वो जो दूसरा रिलीजन था उसकी डिमांड को अपोज करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट, व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू स्टैब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट। मतलब अगर हमारी सरकार, ठीक है, हमारी स्टेट पावर ही जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वही अगर क्या करने लग जाए, वही अगर किसी एक रिलीजियस ग्रुप को डोमिनेशन करने में हेल्प करने लगे, ठीक है, बाकी अलग अलग कम्युनिटीज के ऊपर, तो ये भी कम्युनल पॉलिटिक्स का एक रूप होता है। आगे देखते हैं। चलिए बात करते हैं स्टेप्स टेकन टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म। अभी कम्युनलिज्म को रोकने के लिए इंडिया में क्या क्या आपको स्टेप्स देखने को मिलती हैं। पहले हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी ने क्या किया है, हमारी कंट्री इंडिया को कैसा बोला है, एक सेक्युलर स्टेट बोला है। ठीक है, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन और स्टेट रिलीजन इन इंडिया। मतलब यहाँ पे आप चाहे तो कोई भी रिलीजन को फॉलो करें, किसी भी रिलीजन को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। ठीक है, और किसी भी रिलीजन को यहाँ पे सुप्रीम नहीं माना जाएगा, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो इससे क्या होगा, लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा क्योंकि ऑफिशियल रिलीजन ही नहीं है कोई। ठीक है, एवरीवन इज फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और हमारे संविधान ने भी हमको प्रोहिबिट किया है कि हम लोग किसी का भी भेदभाव ना करें, किसके नाम पर, उसके धर्म के नाम पर, कि वो इस धर्म का, उसको ये नहीं करना चाहिए, वो इस धर्म का उसके साथ ऐसा कर देते हैं। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। तो ये थी कुछ स्टेप टेकन टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा था कि किस तरीके से कम्युनलिज्म जब पॉलिटिक्स से मिल जाता है तो कितना घातक साबित हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच में भी क्या रिलेशन है। तो कास्ट इनइक्वालिटीज के बारे में तो आप सब पहले से ही जानते होंगे, जैसे कि मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप फॉर्म द सोशल कम्युनिटी। ठीक है, अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं वो अपनी एक कम्युनिटी बना लेंगे। ठीक है, और फिर वो क्या करेंगे, एक जैसा ऑक्यूपेशन फॉलो करेंगे, एक जैसी प्रैक्टिस फॉलो करेंगे। ठीक है, एक ही कास्ट में लोग क्या करेंगे, शादी ब्याह करेंगे अपना।
ठीक है, और दूसरी कास्ट के लोगों के साथ खाना नहीं खाएंगे। ये सब क्या है? ये सब चीजें आती है कास्ट इनइक्वालिटीज में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे व्हाई डज कास्ट सिस्टम स्टिल परसिस्ट, कि इंडिया में आज भी आजादी के इतने सालों के बाद भी कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट, मोस्ट पीपल प्रिफर टू मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब। कई लोग क्या करते हैं कि अपनी कास्ट और ट्राइब में शादी करना पसंद करते हैं। अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली, अनटचेबिलिटी जो है वो अभी भी कंप्लीटली एंड नहीं हुई है। शहरों में चलिए आपको अनटचेबिलिटी नहीं देखने को मिलती, लेकिन बहुत दूर गांव एरिया की अगर हम लोग बात करें, रिमोट एरिया की, जहाँ पे बहुत पिछड़े हुए लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनके साथ आज भी क्या हो रहा है, अनटचेबिलिटी जैसी चीजों को फॉलो करवाया जा रहा है। थर्ड पॉइंट हमको यहाँ पे बताते हैं कि जो कास्ट ग्रुप्स को एजुकेशन मिल गया तो वो तो आज काफी अच्छा कर चुके हैं, ठीक है, एजुकेशन मिलने के कारण। लेकिन कई लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाया, इसलिए वो लोग अपना ग्रोथ नहीं कर पाए। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण आज भी कास्ट सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि हाउ कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। अब ये जो कास्ट है ये पॉलिटिक्स में कैसे अपना असर बनाती है, ठीक है, कैसे असर करने लगती है पॉलिटिक्स के ऊपर। तो दो पॉइंट में समझेंगे। पहला पॉइंट, यहाँ पे ये बताते हैं कि जब भी कोई राजनीतिक दल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट, अपना उम्मीदवार चुनती है आगामी चुनाव के लिए, है ना, अपकमिंग इलेक्शंस के टाइम पर, तो वो लोग अपने माइंड में एक चीज सेट कर लेते हैं। सबसे पहले वो देखेंगे कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन लोगों को उम्मीदवार चुनना है, कैंडिडेट चुनना है, ठीक है, जिस चुनाव क्षेत्र से, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, तो वो लोग देखेंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में कि जो कंपोजिशन है, ठीक है, कास्ट का, वो किसका कितना ज्यादा है। अगर अपर कास्ट का कंपोजिशन ज्यादा है तो वहां पे एक ऐसे कैंडिडेट को वो लोग चूज करेंगे जो कि एक अपर कास्ट से ही बिलोंग करता होगा, ताकि क्या हो कि अपर कास्ट के लोग अपना कैंडिडेट, अपनी कास्ट का कैंडिडेट देख के उसको वोट दे दें, और फिर क्या हो, पॉलिटिकल पार्टी में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो पॉलिटिकल पार्टी की जीत हो जाए। एंड इन द सेकंड पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स अपीलिंग टू द कास्ट सेंटिमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भी अपने चुनाव के प्रचार प्रसार के टाइम पे कास्ट सेंटिमेंट का काफी यूज करते हैं, ठीक है। एक कास्ट के प्रति ज्यादा बिल्कुल अटैच होने लगेंगे और बताएंगे हम आपके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बस उनको वोट चाहिए ताकि वो पार्टी, ताकि वो आने वाले इलेक्शंस में जीत पाए। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी पॉलिटिक्स में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आउटकम क्या निकल के आएगा इन सब चीजों में, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले पॉइंट में हमको बताते हैं कि ठीक है, कास्ट अगर इन्फ्लुएंस कर रही है पॉलिटिक्स को तो इसके कुछ कहीं ना कहीं फायदे भी हैं, जैसे कि इट इज प्रोवाइडेड स्पेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द डिसएडवांटेजेड ग्रुप्स, ठीक है। जिन लोगों को शुरू से प्रॉब्लम्स हुई है, जिनको दबाया गया है आपकी सोसाइटी में, उन लोगों को कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एक उनको उनको एक मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को एक उस लेवल पे लेके जाए और वहां पे वो अपनी कास्ट के लोगों को रिप्रेजेंट करें, उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, ठीक है, और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। एंड इससे क्या हुआ है, कई बार इन लोगों ने क्या किया है, सोशल जस्टिस के लिए एक बड़े लेवल पे लड़ाई भी शुरू करी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में बताते हैं, लेकिन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इज सर्टेनली नॉट हेल्दी इन अ डेमोक्रेसी। अगर एक लोकतंत्र की बात करें, एक लोकतांत्रिक राज्य की बात करें, तो कास्ट के अकॉर्डिंग अगर पॉलिटिक्स आप करते हो, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अगर आप करते हो, तो ये गलत है, ठीक है। ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगा आपकी डेमोक्रेसी के लिए। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज, ये आपको दूसरे जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, उससे दूर कर देगी। जैसे कि गरीबी हो गई, है ना, डेवलपमेंट की हम बात कर सकते हैं, हम करप्शन की बात कर सकते हैं, इन सब से हम लोग क्या हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट में कहते हैं इट कैन ऑल्सो लीड टू टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वायलेंस। मतलब यहाँ पे क्या होगा, बहुत टेंशन भी क्रिएट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगेंगे, वायलेंस कभी कभी होने लगती है। तो कास्ट जब इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिक्स में, तो क्या होगा, कुछ तो अच्छे पॉइंट्स भी हैं, लेकिन अच्छे पॉइंट्स उतने नहीं है जितने कि आपको यहाँ पे बुरे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इस चैप्टर में जाना कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में, हाउ कास्ट इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स। हमने देखा किस तरीके से जेंडर डिवीजन किया गया हमारी सोसाइटी में, है ना। हमने जाना पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स क्या होते हैं ये भी हमने जाना, फेमिनिस्ट लोग कौन होते हैं इनके बारे में भी हमने पढ़ा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक अगले चैप्टर के साथ।